Cash flow statement. Cash flow statement is basically one of the most easiest topic in your A level syllabus. Again, this is again in AS level as well as in A2 level. और IAS 7 जो है वो हमें गाइड करता है कि हमने किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है. कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है. उस फॉर्मेट पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट कैश. और किसी भी बिजनेस के लिए कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज के 3 सोर्सेज होते हैं जी. द वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है जो आपका काम है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी स्कूल के लिए जो स्टूडेंट से फ़ी आती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है, और जो टीचर्स को सैलरी पे करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है, और जो स्कूल का रेंट होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, और जो स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, जो फोटोकॉपी बिल होता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है. तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली आपका काम है. आप क्या काम करते हैं, उस काम की वजह से जो कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे. इसी तरह कैश का एक दूसरा सोर्स इनफ्लो आउटफ्लो का इन्वेस्टमेंट होता है जी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जी. आपने एसेट बाय किया, आउटफ्लो होगा. आपने एसेट सेल किया, इनफ्लो होगा. आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए, आउटफ्लो है, इन्वेस्टमेंट है. उस कंपनी के प्रॉफिट्स में से आपको डिविडेंड मिला, इनफ्लो है, इन्वेस्टमेंट है. तो किसी भी बिजनेस को इन्वेस्टमेंट की वजह से कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज हो सकते हैं. थर्ड सोर्स इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है जी? आपने लोन लिया, पैसे आए, इनफ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. आपने लोन रीपे किया, पैसे गए, आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑनर्स की तरफ से बिजनेस में इनफ्लो हुआ, पैसे आए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑनर्स ने बिजनेस से डिविडेंड्स निकाले, आउटफ्लो है बिजनेस के लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो किसी भी बिजनेस में कैश इनफ्लो आउटफ्लो के 3 सोर्सेज हुआ करते हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है. फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है. हम क्या करते हैं, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं तो हमारे पास टोटल कैश इनफ्लो आउटफ्लो आ जाता है. टोटल कैश आइदर क्या होएगा, इनफ्लो, या फिर क्या होएगा, आउटफ्लो. अगर नेगेटिव आ गया तो आउटफ्लो है जी. तो इन तीनों एक्टिविटीज के इनफ्लोज आउटफ्लोज का जो एग्जैक्ट फाइनल टोटल है, दैट इज द टोटल कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर. एक और चीज बेटे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ड्रॉ करने के 2 मेथड्स IAS 7 हमें बताता है जी. द वन इज डायरेक्ट मेथड. द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड. कैम्ब्रिज कहता है कि आप लोगों के कोर्स में सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में नहीं है. डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड हम स्टार्ट करते हैं कैश सेल से, उसमें फिर हम ऐड करते हैं कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स, माइनस करते हैं हम कैश परचेजेस, कैश टू पेबल्स, फिर हम माइनस करते हैं रेंट पेड, फिर हम माइनस करते हैं वेजेस पेड, फिर हम माइनस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पेड, और हमारे पास डायरेक्ट मेथड आ जाता है
मतलब डायरेक्ट मेथड अपने नाम से ही बता रहा है कि ये डायरेक्ट मेथड है, ये सेल्स से स्टार्ट होएगा। ठीक है जी। इनडायरेक्ट मेथड क्या है जी? इनडायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे जी। इनडायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको हम प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। सो क्या होता है जी, वो मैं आपको करके दिखाता हूं जी। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉफिट से जी। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे जी, हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। इस मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जो सेल से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि फाइनल जो इनकम स्टेटमेंट का फाइनल जो है आंसर है दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे। इनडायरेक्ट फाइनल आंसर यानी कि इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस किसको कहते हैं जी? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से हम स्टार्ट करेंगे। इस प्रॉफिट को हम एडजस्टमेंट्स करके, अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। हर एडजस्टमेंट्स के पीछे एक रीजन है। हम एडजस्टमेंट्स करने के बाद इसको कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ डूइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज इनडायरेक्ट मेथड। क्या एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ लेते हैं जी। लें जी, उसमें भैया जो सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है जो बड़ी सिंपल है दैट इज डेप्रिसिएशन जी। आपको पता है डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन हमने इस नॉन कैश एक्सपेंस को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज करते हुए प्रॉफिट की कैलकुलेशन में से माइनस कर दिया हुआ है। इसलिए बेटे मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा जी। रीजन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, प्रॉफिट में से चूंकि क्या हो चुका है माइनस, ऐड कर रहा हूं क्योंकि बेटे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकाल रहा हूं। मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो कैश प्रॉफिट निकालते हुए मुझे हर वो खर्चा ऐड बैक करना है जो एक्चुअल खर्चा नहीं था बल्कि सिर्फ एक एस्टिमेशन था। एक और ऐसा ही खर्चा हमने A2 में सीखा है, दैट इज इम्पेयरमेंट। परेशान नहीं होना, कोरोना नहीं है यार, डोंट वरी। सो इम्पेयरमेंट भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मैं उसको ऐड कर लूंगा। इम्पेयरमेंट भी नॉन कैश है जी, इम्पेयरमेंट भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद जी अभी तक उसने कभी पास पेपर्स में टेस्ट नहीं किया, दैट इज इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सपेंस होती है। आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस कर दिया होगा, मैं उसको ऐड करूंगा। रीजन बीइंग अगेन दिस इज नॉन कैश, एक एस्टिमेशन था जी, हमें लगता था बैड डेट्स हो जाएंगे, एस्टिमेशन था इसलिए ऐड किया जी। फोर्थ वन इज डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इनकम होती है, चूंकि मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है इसलिए इसको मैं लेस करूंगा। अगेन दिस इज नॉन कैश। आपको पता ना इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सपेंस होती है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में से माइनस होगी है, ऐड कर दूंगा। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इनकम होती है, प्रॉफिट में ऐड हो चुकी है इसलिए बेटे मैंने लेस कर दी। फिफ्थ वन जी,
गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऐड हो चुका है, लेस कर दूंगा। क्यों लेस करेंगे सर? क्योंकि यार ये भी नॉन कैश होता है। बताऊं कैसे? देखो जरा गौर से देखो जरा, नॉन कैश होता है। कैसे? देखो, तुमने एक एसेट था 20,000 जिसकी कॉस्ट थी, तुमने वो एसेट बेच दिया। चलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी ले लेते हैं। वो टोटल कितना डेप्रिशिएट हो चुका था? 15,000। तो वो कितने का रह गया हुआ था? 5,000 का। तुमने वो सेल कर दिया भैया, 4,000 का आप लोगों ने सेल कर दिया, तो कितना लॉस आ गया? यार इस लॉस का कैश से ताल्लुक नहीं है, ये है कैश कितने का बेचा है, ये है कैश कितने पैसे आए हैं, वो 4,000 है। ये लॉस नॉन कैश है जी, इसका कैश से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए लॉस को हम हमेशा ऐड बैक करते हैं, गेन को हम लेस करते हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल, अगर आपको लॉस आ चुका है तो आपने वो लॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस किया होगा, इस वजह से मैं उसको ऐड कर रहा हूं जी। तो दिस इज लॉस ऑन डिस्पोजल। उसके बाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, दैट इज इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स या फिर इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो बेटे इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन इन्वेंट्री के साथ क्या करना है वो भी मैं आपको भी बता देता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर रिसीवेबल ज्यादा हुए हैं, सर कैसे पता चलेगा रिसीवेबल ज्यादा हुए हैं? बेटे जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा, आपको 2018 की फाइनेंशियल पोजीशन भी गिवन होगी, 2019 की फाइनेंशियल पोजीशन भी गिवन होगी। He will provide us the balance sheets of 2 years, यानी कि 2018 भी 2019 भी, इन दोनों सालों की बैलेंस शीट देखेंगे। अगर रिसीवेबल्स 2018 में 10,000 हैं, 19 में 12,000 हैं, तो मैं बोलूँगा रिसीवेबल्स में इंक्रीज आ रहा है, कितने से? 2,000 से इंक्रीज आ रहा है। अब जितने ज़्यादा होंगे रिसीवेबल्स, आपको पता है रिसीवेबल्स क्यों ज़्यादा होंगे? अगर मेरी क्रेडिट सेल्स क्या होगी? ज़्यादा। द मोर क्रेडिट सेल्स विल रिजल्ट इन मोर रिसीवेबल्स। तो बेटे जितनी क्रेडिट सेल्स ज़्यादा होएगी उतना मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा। तो इसका मतलब है आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर रिसीवेबल्स में इंक्रीज आया है तो इट मीन सेल्स में इंक्रीज आया है। और ये सेल्स कौन सी वाली सेल्स हैं? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का कैश से कोई ताल्लुक नहीं है। मोर क्रेडिट सेल्स विल रिजल्ट इन मोर प्रॉफिट। तो रिसीवेबल्स के ज़्यादा होने से प्रॉफिट ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं लेस करूँगा जी। तो रिसीवेबल्स जितने से ज़्यादा हुए हैं उतने से मैं लेस कर दूंगा प्रॉफिट। द रीज़न मैं अभी भी यही कह रहा हूँ भाई कि मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। रट्टा नहीं लगाओ यार, समझ के करो, समझ के। बड़ी अल्लाह ने बड़ी सानी रखी है समझने वाले के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब पहले तो मुझे एक बात बताओ यार, इन्वेंट्री का कोई ताल्लुक है कैश के साथ? इन्वेंट्री का क्या ताल्लुक है जी? ताल्लुक तो कैश के साथ आपकी परचेजेस का है, तो परचेजेस का इम्पैक्ट करेंगे। इन्वेंट्री तो बस एक अजीब सी चीज़ है जी, पड़ी हुई स्टॉक को जितनी ज़्यादा होएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, उतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ सेल क्या होएगा? कम। कॉस्ट ऑफ सेल कम होएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के ज़्यादा होने से प्रॉफिट भी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स की इंक्रीज का मतलब है कैश में डिक्रीज। कुछ लोग इस तरह भी सोचते हैं कि सर जितने से इन्वेंट्री ज़्यादा हुई है उतने से कैश गया होगा। उनकी सोच को मेरा सलाम है, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट गलत। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। इसी तरह बेटे अगर डिक्रीज आ गया है इन रिसीवेबल्स या इन इन्वेंट्री, तो फिर ऐड करना पड़ेगा। अब आप खुद ही समझ लेंगे जी। 9th, इंक्रीज इन पेबल्स। पेबल्स अगर ज्यादा हुए हैं, द मोर पेबल्स मीन्स, द मोर, ज्यादा पेबल्स मीन्स ज्यादा परचेजेस,
ज्यादा परचेजेस मींस ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस थोड़ा प्रॉफिट, और इम्पैक्ट ये क्रेडिट है जी, कैश बेसिस में नहीं है, तो पेबल्स के ज्यादा होने से प्रॉफिट कम हो चुका है, इसलिए मैं उसको ऐड करूंगा। इसी तरह अगर मेरे पेबल्स कम हो गए हैं तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। याद कर लो ऑपोजिट रिलेशन, पहले भी तो पाकिस्तानियों किया ही हुआ है ना। सो भाई ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद मैं ये सारी एडजस्टमेंट्स किस में करूंगा जी? प्रॉफिट के साथ। तो बेटे मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद मैंने माइनस करना है इंटरेस्ट पेड। याद रहे इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड। सर क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि बेटे गौर से देखो मैंने प्रॉफिट ही वो लिया था जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ था। माइनस करूंगा तो बेटे अब मेरे पास आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटे IAS 7 हमें अलाउ करता है कि जहां हमने इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड लिखा है हम वहां पे डिविडेंड पेड भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके मार्किंग स्कीम में वो रिपीटेडली डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेता है, सो मैं भी उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लूँगा। सो थोड़ा सा मैं बता दूं इन सारी चीज़ों के पीछे एक रीज़न है। अगर वो रीज़न आपको आती है हम इसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें परेशान नहीं होना। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 काम करवाता है वो, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। ये तो डिटेल में मैंने आपको करवाया। इसके बाद जो बेटे मेरे पास दूसरी एक्टिविटी है दैट एक्टिविटी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत सिंपल है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट। जितने से बेटे हमने एसेट बाय किया होगा उतने से कैश विल गो डाउन। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम एसेट। एसेट सेल करने से जो प्रोसीड्स पैसे आए हैं वो हम ऐड कर देंगे। और जी यहां पे आ सकता है इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव्ड। ये रिसीव्ड है जी, रिसीव्ड। इंटरेस्ट भी रिसीव्ड है, पीछे जो मैंने यूज किया है वो पेड है जी। दैट्स इट जी। दिस इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद जी जो मेरे पास थर्ड एक्टिविटी है दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी और सिंपल है जी, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है यार, बस फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो बहुत आसान है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ, तो जितना ऑनर से पैसे आए हैं वो पैसे कैश इनफ्लो ऐड करेंगे। लोन रिसीव किए, कैश इनफ्लो है। डिविडेंड पेड है, पैसे गए हैं जी, माइनस करेंगे। लोन रीपे किया जी, दिस इज आउटफ्लो। भाई यहां पे मेरे पास इन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी करूंगा। मेरे पास टोटल कैश ड्यूरिंग द ईयर आ जाए, टोटल कैश ड्यूरिंग ईयर।
दिस इज ऑल अबाउट IS 7 यार। इसमें मैं ओपनिंग कैश ऐड करूंगा, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कैश आ जाएगा, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल मैं चाह रहा हूं तुम फॉर्मेट पे कंसंट्रेट करो यार, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट कर। गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट से निकाल लेंगे। एडजस्टमेंट्स करनी है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है इसलिए ऐड। इम्पेयरमेंट भी माइनस हो चुका है, ऐड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सपेंस हो चुकी है, ऐड। एस्टिमेशन है, इनकम है लेस, गेन चूंकि इसमें ऐड हो चुका है लेस, लॉस लेस हो चुका है, ऐड। रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री का कैश के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप, पेबल्स का कैश के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अकाउंटिंग प्रॉफिट से आ गया कैश प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट टैक्स माइनस करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एसेट्स इनफ्लो आउटफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन और कैपिटल से इनफ्लो आउटफ्लो। दिस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको मैं लाइन बाय लाइन अप्रोच से करूंगा, आप देखिएगा मैं कुछ भी नहीं ढूंढूंगा, अल्लाह हर चीज़ खुद प्रोवाइड करेंगे।